राज्यपाल नाम सुने हैं ना? राज्यपाल। राज्यपाल पर कुछ निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का। हाँ, तो अब हमें उसी राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। आज का विषय तो राज्यपाल के निर्णय तक ही रहेगा, लेकिन पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक। आपको कहाँ बोला? तो 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 अब हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा टॉपिक है वो भले ही आपको दिया गया है राज्य विधायिका और राज्यपाल की शक्ति या कार्य ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, लेकिन मूल टॉपिक जो है वह राज्यपाल ही है। और उससे जो संबंधित मुद्दा है वह मुद्दा विधान मंडल का ही मुद्दा है, ठीक है ना? तो जब हम लोग राज्यपाल पढ़ते हैं तो राज्यपाल से संबंधित सारे मुद्दों को बेहतर रहेगा कि 3 भागों में बांट दिया जाए, ठीक है? और मैं आपके साथ वही पढ़ूंगा जो कि आज का मुद्दा है, लेकिन 3 भागों में इसको बांट दिया जाए। तो आप कभी भी राज्यपाल को पढ़ते वक्त उससे संबंधित सारे मुद्दों को आप कवर कर सकते हो। पहला मुद्दा है संवैधानिक दर्शन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। पहला मुद्दा है संवैधानिक दर्शन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। ठीक है, संवैधानिक दर्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। दूसरा है इसकी शक्तियां। अब शक्तियों को हम कैसे लिखेंगे? संवैधानिक प्रावधान, ठीक है? कैसे लिखेंगे? संवैधानिक प्रावधान, ठीक है? अब इस संवैधानिक प्रावधान को भी आप 3 भागों में बांट देंगे। एक का संबंध होगा कार्यपालिका से, दूसरे का संबंध होगा विधायिका से, और तीसरे का संबंध होगा न्यायपालिका से, ठीक है? पहले का संबंध होगा किससे? कार्यपालिका से। दूसरे का संबंध होगा विधायिका से, और तीसरे का संबंध होगा न्यायपालिका से। जब आप लोग कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 152 से 153 तक, 63 तक, माफ कीजिएगा, 152 से लेकर के 163 तक, कुछ कुछ किताबों में 162 भी लिखा हुआ है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसका कारण भी बताऊंगा। 162 भी है, 163 भी है, इसका कारण भी बताऊंगा। और ये एक भाग है।
दूसरा भाग है 164 से लेकर 167 तक, ये कार्यपालिका में ही आएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका को भी कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, 152 से लेकर के 162 या 163 तक, और फिर 163 या 164 से लेकर 167 तक। ये संविधान में आप लोग देख सकते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अब आता है विधायी प्रभाव, विधायी प्रबंधन। ठीक है ना, तो विधायी प्रबंधन में अनुच्छेद 168 से लेकर के 213 के बीच में प्रावधान दिए हैं। बात समझ में आ रही है? 168 से लेकर के 213 के बीच में प्रावधान दिया गया है, अलग अलग प्रावधान है। ठीक है ना, तो कहाँ से कहाँ तक? 168 से लेकर के 213 के बीच में प्रावधान दिया गया है। 213 अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है ना, तो आप इसको भी वर्गीकृत कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सलाह के रूप में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे कि विधायी सदनों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, विधायी सदनों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, क्या बोला? विधायी सदनों, विधायी सदन का मतलब क्या हुआ बेटा? विधानसभा विधान परिषद से संबंधित क्या प्रावधान है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। दूसरा क्या होगा? विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ठीक है। अब विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान को भी 2 भागों में बांट दीजिएगा। एक सामान्य विधायी प्रक्रिया और एक विशिष्ट। विशिष्ट ही अनुच्छेद 213 है। ठीक है ना,
213 किससे संबंधित है? अध्यादेश से। कोई बात नहीं, 213 किससे संबंधित होगा? अध्यादेश से। क्लियर हो गया? ठीक है ना। और ये न्यायपालिका से जो संबंधित प्रावधान है यह क्या है? अनुच्छेद 233 और 234। अनुच्छेद 233 और 234 समझ गए? ठीक है ना। अब एक और चीज समझ लीजिए कि जो हमारा आज का विषय है वह विषय कहाँ पर है? इसमें जो हमारा विषय है वह विषय यहाँ पर है। इसी में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 200 और 201। ठीक है ना। आज का मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 200 और 201। ठीक, तो इतने भागों में बांट करके आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये सामान्य मुद्दा हो गया। क्लियर? कोई डाउट? अब मैंने कहा कि ये आज का विषय है, तो विषय आज का है इसका मतलब ये मुद्दा है ना। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए अब इस प्रावधान को एक अलग और भाग दीजिएगा। एक मिनट, ये यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखिएगा मुद्दा, और मुद्दे को भी दो भाग में बांट दीजिए। आयोग के विचार और दूसरा अद्यतन मुद्दे। आयोग के विचार और अद्यतन मुद्दे। तो अब ये 200 और 201 कहाँ चला जाएगा? अद्यतन मुद्दे में। ठीक है ना। जो है तो संविधान का ही हिस्सा, लेकिन चला कहाँ जाएगा? अद्यतन मुद्दे में। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब इसको हटाता हूं मैं। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान का सर्वाधिक संवेदनशील पद है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संसदीय संघात्मक लोकतंत्र में राज्यपाल को एक प्रखर, एक सचेत, मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, जो राज्य स्तर पर संविधान को, संविधान की भावना, संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद के आदर्शात्मक मूल्यों के अनुसार विनियमित करने में कामयाब हो। राज्यपाल का पद एक ऐसा पद है जो संविधान की प्रस्तावना में निहित देश की भौगोलिक अखंडता और देश की सामाजिक एकता,
अर्थात भौगोलिक और गैर भौगोलिक दोनों ही साध्य तत्व को सुनिश्चित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, ये सब साधन हैं। धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब उद्देश्य हैं। परंतु अगर कोई एंड रिजल्ट है, अगर कोई साध्य है जिसके साथ समझौता नहीं हो सकता, तो वह है देश की एकता और अखंडता। और उसी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अगर भारत के संविधान में किसी एक पद में निहित की गई है तो वह पद है राज्यपाल का पद। राज्यपाल जहां एक तरफ देश की संघात्मक व्यवस्था को सशक्त करने के लिए क्षैतिज संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। क्षैतिज संबंध का मतलब राज्य और राज्य के बीच का संबंध। वहीं दूसरी तरफ वह संघ और राज्य के बीच संपर्क सूत्र होता है, अर्थात वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही संबंधों का निर्धारक होता है। वह भारत के राष्ट्रपति की तरफ से मां के रूप में ईश्वर का प्रतीक बनकर संविधान की रक्षा करने के लिए राज्य में उपलब्ध रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे ईश्वर को हर घर में मौजूद रहना था तो कहा जाता है कि उसने मां बना दी, उसी तरह से संविधान के संरक्षक हर राज्य में मौजूद हों तो संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल बनाया, ताकि संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड राज्यपाल के माध्यम से राज्य स्तर पर किया जा सके। इसलिए राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होती है ताकि वह किसी भी तरह से भावनात्मक चुनावी प्रक्रियाओं से बचा रहे और योग्यता के आधार पर राज्य की कार्यपालिका प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहे। वह जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग से पृथक रहे, वह राजनीतिक संकीर्ण विचारधाराओं से पृथक रहे और संविधान के प्रतिरक्षण, संविधान के संरक्षण और संविधान के परिरक्षण, जिसको अंग्रेजी में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कहते हैं, वह सुनिश्चित कर सके, चाहे उस राज्य की राजनीतिक विचारधारा कुछ भी क्यों न हो। इन्हीं कारणों से उसकी नियुक्ति की गई, उसका निर्वाचन नहीं हुआ, क्योंकि निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में भावना प्रधान होता है, वह जाति, धर्म, संप्रदाय से प्रेरित होता है। इस देश की एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, यह देश का दुर्भाग्य है 75 वर्षों के गणतंत्र के बावजूद कि जब कोई न्यायाधीश बनता है तो हम उसमें अनुसूचित जाति देखते हैं, न्यायाधीश नहीं। हम यह लिखते हैं कि बालाकृष्णन के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसूचित जाति का मुख्य न्यायाधीश बना, संभवतः बाकी अन्य जाति वाले सचेत हो जाएं। वह न्यायाधीश कम अनुसूचित जाति का पहरा होता है।
इसी तरह से राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो महिला होते हैं या जनजाति होते हैं। यही नहीं, अभी इसी वर्ष जो महिला आईएएस बनी है, उससे जब यह पूछा गया कि आप क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा महिलाओं का विकास करेंगे। तो जिस राज्य में वो डीएम होंगी, पुरुषों के विकास के लिए कोई और डीएम आएगा। यह संकीर्ण क्षणिक प्रदूषित मानसिकता हमारे देश में है, जिस पर हम गर्वान्वित होते हैं और तालियां बजाते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि जिस संवैधानिक दर्शन के तहत, दर्शन पहले बताया था, जिस संवैधानिक दर्शन के तहत हम राज्यपाल को राजनीति से ऊपर संविधान के संरक्षक, परिरक्षक और प्रतिरक्षक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वह देश की राजनीतिक संस्कृति के कारण राजनीति का दास हो जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है, वह किसी एक विचारधारा का दास हो जाता है या एक विचारधारा का प्रचारक हो जाता है या एक विचारधारा का पालक हो जाता है या एक विचारधारा का पालन करने की कोशिश करता है, या वह उसके मार्गदर्शन में चलने लगता है, तो संविधान, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता खतरे में आ जाती है। और इस तरह का खतरा भारत में ऐतिहासिक पहचान बना चुका है। 1967 के बाद से अनुच्छेद 356 का इतना अधिक इस्तेमाल इस देश में किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने गलत सिद्ध कर दिया, जिन्होंने कहा था कि भारत में 356 का इस्तेमाल शायद ही कभी होगा। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। हमारे देश में 75 वर्षों में 120 से अधिक बार राज्य में आपातकाल लगे हैं, और राज्य में आपातकाल जब लगते हैं तो उसमें राज्यपाल की एक अहम भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के केस में 1994 में एक मार्गदर्शिका दे करके आपातकाल के घोर दुरुपयोग से देश को बचाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल का लगाया जाना लगभग असंभव हो गया। और हाल के वर्षों में कुछ राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, आपातकाल लगाया जाना मुश्किल रहा। अन्यथा परिस्थितियां इस तरह की थी कि बड़ी सरलता से लगाया जा सकता था। लेकिन एसआर बोम्मई के केस में एक मार्गदर्शिका दी गई है, जिस मार्गदर्शिका के तहत अगर आपातकाल नहीं लगा तो उसका जवाब भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में देना पड़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय उस राज्य आपातकाल को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के हाथ बंधे हैं। और जब मैं भारत सरकार बोल रहा हूं तो वह भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार नहीं, न स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार, न आने वाले किसी भी व्यक्ति की। भारत सरकार का मतलब भारत सरकार होता है, प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति आता है, जाता है, जीवित रहता है, मृत होता है, देश रहता है और सरकार रहती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि संविधान रहेगा, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी। तो आज ये सरकार है, कल कोई सरकार होगी।
राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देने से बचना होगा। तो आज की सरकार के लिए, आज की सरकार का मतलब 94 के बाद, आज की सरकारों के लिए यह संभव नहीं कि वे अपने संकीर्ण राजनीतिक हित को संतुष्ट करने के लिए 356 का इस्तेमाल करें। लिहाजा विरोधी दल के नेतृत्व में जो राज्य की सरकारें हैं, उन राज्य की सरकारों को अपनी राजनीतिक संकीर्ण हित से प्रभावित करने के मकसद से विगत वर्षों में एक नया तरीका ईजाद किया गया, और वह तरीका था अनुच्छेद 200 और 201। और यह अनुच्छेद 200 और 201 एक ऐसे विवाद के रूप में उभर कर आया जो देश में 2014 के पहले कभी भी विवादास्पद नहीं रहा, एक बार भी नहीं। लेकिन 2014 के बाद अनेक मुकदमों में अनेकों बार यह विवाद का मुद्दा बना। और जब मैं यह अनुच्छेद 200 और 201 कह रहा हूं तो राज्यपाल नहीं बोल रहा हूं। राज्यपाल तो 1966-67 से ही विवाद का मुद्दा है, अनेकों बार उससे संबंधित निर्णय आए हैं। लेकिन ये जो दो अनुच्छेद हैं, ये दो अनुच्छेद नए मुद्दे हैं जो अब तक नहीं थे भारत के राजनीतिक विवाद के मानचित्र पर। और ये दो मुद्दे क्या हैं? इन दोनों मुद्दों का संबंध राज्यपाल की विधायिका संबंधी शक्ति से है। दो अनुच्छेद हैं, अब मैं इसी पर आ रहा हूं। दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 200 और 201, दोनों का संबंध किससे है? विधायिका से। ठीक है, विधायी शक्ति से। और विधायी शक्ति में भी किस विधायी शक्ति से? अभी लिखा है आप लोगों ने, सामान्य विधि की शक्ति से। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या होता है और क्या न्यायपालिका ने निर्णय दिया। ठीक है ना? यानी कि मैं इसको 3 भागों में बांटने जा रहा हूं। तथ्य क्या है, विवाद क्या है और निर्णय क्या है। ठीक है ना? यही 3 बातें हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, तथ्य क्या है, विवाद क्या है और निर्णय क्या है। ठीक है? तथ्य क्या कहता है? तथ्य यह कहता है, अनुच्छेद 200 में तथ्य यह कहता है कि जब राज्य विधानमंडल से, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, विवाद जब आएगा तब थोड़ा बढ़ेगा। तथ्य यह कहता है कि राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर के राज्यपाल के पास जाएगा। राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर के राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल के पास 2 विकल्प होंगे। विकल्प नंबर 1, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे, जो सबसे सरल विकल्प है। राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे। विकल्प नंबर 2, राज्यपाल हस्ताक्षर करने के बजाय, आपकी समझ के लिए बोल रहा हूं, अन्यथा कोई शब्द नहीं है, वीटो का इस्तेमाल करे। ध्यान रखिए, वीटो शब्द संविधान में नहीं है, वीटो का इस्तेमाल करे। अब यहां पर वीटो का मतलब क्या है? सामान्य तौर पर यह कहा जाता है, अभी भी सामान्य तौर पर बोल रहा हूं, विवाद नहीं है, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि राज्यपाल जो विधेयक उसके पास आया है उस विधेयक को रोक ले या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है ना? या तो रोक ले
या पुनर्विचार के लिए भेज दें, और जब पुनर्विचार के बाद वह विधेयक आएगा तो वह उस पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है। अब तक यही हम और आप सुनते आए हैं, लेकिन इसी अनुच्छेद का दूसरा भाग जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब होता है शर्त, वहां पर लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान राज्यपाल को यह इजाजत नहीं देता कि वह किसी विधेयक को अनंत काल के लिए लेकर बैठ जाए। बात क्लियर हुई? राज्यपाल को संविधान यह इजाजत नहीं देता कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को लेकर अनंत काल के लिए बैठ जाए। ठीक है। एक तो यह, एक है 201। 201 में कहा गया कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक जो पारित किया गया है, वह विधेयक राष्ट्रहित को, संघात्मक व्यवस्था को, न्यायपालिका को प्रभावित करता है, तो वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति का निर्णय होगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन यही जो विषय है जो संविधान में लिखा हुआ है, इसी को विवादास्पद बनाया गया, और यह विवाद पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में फैला। और विवाद का जो आज का निष्कर्ष है, यह 2023 में उसकी पृष्ठभूमि लिखी गई। 2023 में पंजाब राज्य बनाम सचिव, मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हिंदी में इंग्लिश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्यपाल पंजाब, उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, और उस निर्णय के साथ एक अवलोकन भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा कि राज्यपाल को अनिश्चित काल के लिए विधेयक पर बैठने का अधिकार नहीं है, और राज्यपाल से यह उम्मीद की जाती है कि वह आग से न खेले। यह सर्वोच्च न्यायालय का मत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अलग अलग राज्यों के राज्यपाल अपना कार्यक्रम जारी रखे। जब 10 विधेयक, एक दो नहीं, 10 विधेयक को तमिलनाडु के राज्यपाल ने रोक लिया, तब न्यायपालिका में तमिलनाडु की सरकार जाती है, और तमिलनाडु बनाम राज्यपाल तमिलनाडु का केस होता है। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल तमिलनाडु का केस होता है। और अब इस केस में यह जो विवाद है, यहां पर 4 विषय लिए जाते हैं। मैं बोलूंगा, अगर आप लिखना चाहेंगे लिख सकते। यहां पर 4 विषय होंगे। पहला विषय होगा कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है,
तो क्या वह अनिश्चित काल के लिए उसे लंबित कर सकता है? तो क्या वह अनिश्चित काल के लिए उसे लंबित कर सकता है? दूसरा, कि यदि राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो क्या कारण सहित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए भेजना आवश्यक है? या इतना कह देना पर्याप्त है कि विधेयक को रोका जा रहा है? तीसरा, कि पुनर्विचार के बाद यदि विधेयक राज्यपाल के पास आया जिसे राज्यपाल ने पहले भी रोक रखा था, तो अब पुनः वह राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए कब भेजेगा? और चौथा, कि तमिलनाडु में संवैधानिक कर्तव्य निभाने में क्या कोई विलंब हुआ है? संवैधानिक कर्तव्य निभाने में क्या कोई विलंब हुआ है? अब यहां पर 4 प्रश्न आए। इन 4 प्रश्नों का संबंध अनुच्छेद 200 और 201 से है। 201 में राष्ट्रपति के लिए आरक्षण का मुद्दा है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर विचार करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनका अलग से उल्लेख करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर हमें जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। क्योंकि अगर आप जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप 2 तरह से देश को नुकसान पहुंचाते हो। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आपको अगर लिखना हो लिखिएगा, मैं डिक्टेट तो नहीं कर पाऊंगा। जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए
और यदि जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन नहीं होता है तो जहां एक तरफ समय बर्बाद होता है वहीं दूसरी तरफ देश का संसाधन भी बर्बाद होता है। अर्थात समय और संसाधन दोनों की बर्बादी का कारण संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल होगा जो विधेयक को हस्ताक्षर करने में विलंब करता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करते वक्त, और न्यायिक मस्तिष्क का जब हम इस्तेमाल करें तो समय और संसाधन दोनों को ध्यान में रखें, और इन दोनों को जब ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपालों ने, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल प्रमुख हैं, राज्यपालों ने बिना किसी उपचार के, प्रिवेंशन विदाउट क्योर, बिना किसी उपचार के मुद्दे को पहले ही स्थगित कर दिया। यानी अगर कोई खामी है, कोई बीमारी है, कोई बुराई है तो उसका समाधान हो सकता है, यह जाने बगैर उसको स्थगित कर दिया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अर्थात राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस यानी संवैधानिक मौन व्रत का दुरुपयोग और नाजायज फायदा उठाया। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस क्या होता है? अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए कोई समय नहीं दिया गया कि आप इतने समय में हस्ताक्षर करें, और इसी का नाजायज लाभ उठाया राज्यपालों ने। और राज्यपाल ने जानबूझकर संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले भाग को पढ़ा और दूसरे भाग में जहां लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, इसको नजरअंदाज किया। जितना जल्दी हो सके, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि राज्यपाल से यह अपेक्षा नहीं होती कि वह किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे या उस पर बैठ जाए, लेकिन राज्यपाल ने जानबूझकर ऐसा किया और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने की कोशिश की। यदि हम संवैधानिक भावना, यदि हम संवैधानिक नैतिकता का पालन करते हुए अनुच्छेद 200 के प्रोवाइजो यानी शर्त को पढ़ते हैं तो उसमें साफ निकल कर आता है कि राज्यपाल को कोई भी पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे ही विधेयक उसके पास आता है यथाशीघ्र उसे कदम उठाना है, यथाशीघ्र उसे निर्णय लेना है। वह निर्णय रोक नहीं सकता। भारत के संविधान में राज्यपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्सनल डिससैटिस्फैक्शन, मैं संतुष्ट नहीं हूं या मैं संतुष्ट हूं, मैं कौन? कुछ नहीं। यह सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूं या मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं असंतुष्ट हूं, या मेरी राजनीतिक विचारधारा यहां पर आड़े हाथों आ रही है, इसलिए मैं किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, यह स्वीकार्य नहीं होगा। मेरी असंतुष्टि का कोई मतलब नहीं है, और यदि मैं असंतुष्ट हूं, यदि देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए मैं अपनी असंतुष्टि बता रहा हूं,
तो मुझे उसका कारण बताना पड़ेगा। हमें कारण लिखना पड़ेगा और कारण लिख करके विधानमंडल में उस विधेयक को दोबारा भेजना पड़ेगा। उन कारणों की जांच होगी जो कारण राज्यपाल के द्वारा लिखा जाएगा कि क्या वे कारण व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए हैं या संवैधानिक संतुष्टि के लिए। और उन कारणों का अध्ययन करने के बाद राज्य की विधायिका ने विधेयक को वापस भेजा तो राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति को सीमित रखना होगा। और न्यायपालिका ने कहा कि चूंकि राज्यपालों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 200 की अब एक व्यवस्थित व्याख्या आवश्यक है। और उस व्याख्या के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल के सामने समयावधि निर्धारित कर दी। उस समयावधि को 4 भागों में बांट सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लें। उस समयावधि को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अगर राज्यपाल किसी विधेयक को रोकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है ब्रैकेट में मंत्रिपरिषद के परामर्श पर तो उसके लिए अधिकतम 1 महीने का समय होगा। उसके लिए अधिकतम 1 महीने का समय होगा। दूसरा, मंत्रिपरिषद के परामर्श के विरुद्ध यदि विधेयक को रोका जाता है तो 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस भेजना होगा। अगला, मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध यदि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो 3 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। और चौथा, राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के बाद यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो अधिकतम 1 महीने के भीतर उसे उस पर हस्ताक्षर करना होगा। 1 महीने के भीतर उसे उस पर हस्ताक्षर करना होगा।
समझ गए? अब यहां पर समझिए कि अगर मान लो कि राज्यपाल ने कारण बता करके विधेयक को विधायिका में भेज दिया और उस कारण को ध्यान में रखते हुए राज्य की विधायिका ने विधेयक पर पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करके विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया, ठीक है। अब राज्यपाल 1 महीने के भीतर उस पर क्या करे? हस्ताक्षर करे। अब यहां पर राज्यपाल के लिए 201 का दरवाजा बंद है। यहां पर राज्यपाल के लिए 201 का दरवाजा बंद हो गया, यानी अब उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक परिस्थिति में उसे इजाजत दी कि अगर राज्य की विधायिका ने पुनर्विचार करने के बाद विधेयक के प्रारूप को ही बदल दिया हो, ठीक है ना, यानी आमूल परिवर्तन कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति को भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को भी कितना महीना? 3 महीना। यानी राष्ट्रपति को भी अब अनंत काल तक उस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास भी 3 महीने का समय है और राष्ट्रपति उस 3 महीने में निर्णय ले, विधेयक पर पुनर्विचार कराए अगर करना है तो, अन्यथा उस पर हस्ताक्षर करना होगा। तो इसका सिंपल सरल मकसद यह है कि देश के संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की भूमिका है विधि के निर्माण में। विधायिका को विधि निर्माण की शक्ति है और उस शक्ति का सम्मान करना होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को। और यदि राज्यपाल ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया तो राज्य की सरकार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्य की सरकार मैंडामस यानी परमादेश के तहत न्यायपालिका में जा सकती है और न्यायपालिका राज्यपाल को आदेश देगी कि वह संबंधित कदम उठाए। सामान्य तौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। लेकिन अब इस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्यपाल के द्वारा इस तरह का कोई भी प्रयास होता है, कोई कारण नहीं बताया जाता है या गलत कारण बताया जाता है, तो राज्य की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है और परमादेश जारी करा सकती है राज्यपाल के खिलाफ। अर्थात राज्यपाल की जो विवेकाधिकार की शक्ति थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वह यहां पर अब सीमित होती है। हालांकि जो कार्यपालिका संबंधित विवेकाधिकार की शक्ति थी अनुच्छेद 163 के तहत, या कुछ विशेष शक्तियां थी अनुच्छेद 371 ए और 371 आई के बीच में, जो सिक्किम, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात सुने होंगे आप लोग, उन राज्यों के लिए जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति थी उस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। राज्यपाल की 2 तरह की विवेकाधीन शक्तियां थी। एक विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल की थी अनुच्छेद 163 के तहत जो कार्यपालिका से संबंधित है, और एक शक्ति थी अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो विधायिका से संबंधित है। तो विधायिका से संबंधित विवेकाधीन शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल तमिलनाडु के केस में मर्यादित कर दिया, ठीक है ना। अब राज्यपाल के पास कोई भी पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है और वह अनिश्चित काल तक के लिए विधेयक पर बैठ नहीं सकता। उसके पास 2 ही उपाय है, या तो विधेयक को वापस भेजे, पुनर्विचार हो और उस पर हस्ताक्षर करे, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे, और उसके लिए भी एक समय सीमा तय कर दी गई है। रही बात इस के दूसरे भाग का,
इस निर्णय के दूसरे भाग का। तो निर्णय का पहला भाग तो बता दिया, दूसरा भाग बहुत सरल है, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल। यह भी विवादास्पद है। अनुच्छेद 142 में कहा जाता है कि टू चेक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का गर्भपात न हो जाए, साधारण भाषा में, यानी न्याय धूमिल न हो जाए, न्याय समाप्त न हो जाए, उसके लिए अंग्रेजी का शब्द है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो हाँ, तो न्यायपालिका यह देखती है कि न्याय का गर्भपात यानी न्याय खत्म न हो जाए, इसलिए समय समय पर 142 का इस्तेमाल करके आदेश देती है। और 142 का इस्तेमाल करने की इजाजत संविधान ने दी है। उसी 142 का इस्तेमाल करके न्यायपालिका ने कहा कि राज्यपाल जो 10 विधेयकों पर बैठा हुआ है वह न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि वह त्रुटिपूर्ण भी है। अंग्रेजी में एररनेस बोलते हैं उसको। तो वह न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि वह त्रुटिपूर्ण भी है और उसको तत्काल प्रभाव से हम लागू करते हैं। किसको? जो 10 विधेयक हैं उसको हम तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं और यह मान लिया जाए कि हस्ताक्षर हो गया। यानी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया जिसके चलते राज्य को नुकसान हुआ, तो 142 के तहत न्याय समाप्त न हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया? 142 के तहत आदेश दिया। कौन बोल रहा है? न्यायपालिका। ठीक है ना? इस तरह से वो सभी का जो विधेयक लंबित थे अब वो विधेयक क्या बन गए? कानून बन गए, है ना? तो इसका एक दूसरा पक्ष भी होगा कि अगर 142 का इस तरह इस्तेमाल होता रहा तो फिर न्यायपालिका ही कानून बनाने लगेगी। एक विरोध का तत्व भी है कि अगर 142 का इस्तेमाल न्यायपालिका ने इस तरह से किया तो न्यायपालिका ही कानून बनाने लगेगी, फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वह कमजोर पड़ जाएगी और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी प्रभावित होगा, क्योंकि न्यायपालिका स्वयं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्या मानती है? एक आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचा को अगर आप शक्ति पृथक्करण के रूप में स्वीकार करते हो तो फिर आप विधायी क्षेत्र में प्रवेश मत करो। और 142 का इस्तेमाल करके विधायी क्षेत्र में प्रवेश किया गया है जो विवादों से परे नहीं है, लेकिन हमें यह समझना है कि न्यायपालिका को यहां तक पहुंचाने में किसकी भूमिका है। अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे पदाधिकारियों ने संविधान की भावना, संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया होता तो न्यायपालिका को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता। लेकिन न्यायपालिका के अवलोकनों के बावजूद, और इसलिए मैंने आपको अवलोकन का सबसे जो नया मुद्दा बताया 2023 का पंजाब का, यह कहने के बावजूद कि डोंट प्ले विथ फायर, जिसको मैंने हिंदी में बोला कि आग के साथ मत खेलो, फिर भी अलग अलग राज्यों के राज्यपालों ने विधेयकों को लंबित किया। और अगर विधेयकों को लंबित करोगे तो उससे न्यायपालिका क्या बोल रही है कि समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी। समय की तो बर्बादी आप समझ सकते हैं, संसाधन की बर्बादी कैसे होगी? बस यहां खत्म करूंगा। संसाधन की बर्बादी कैसे होगी? उस विधेयक के पास होने से जो सार्वजनिक धन का उपयोग करके उस क्षेत्र का विकास हुआ होता और क्षेत्र के विकास से जो लोगों का विकास हुआ होता, लोगों का जो भला हुआ होता, वह नहीं हुआ, तो उसे नुकसान के रूप में देखा गया। उस क्षेत्र का नुकसान हुआ और उसका कारण राज्यपाल बना। तो जिस तरह से 356 का दुरुपयोग भारत की सरकारों ने अनुच्छेद 356 के तहत दिए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करके किया और देश में संघ राज्य संबंधों पर एक नकारात्मक प्रभाव डाला, जो
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के केस में दिए गए मार्गदर्शिका से नियंत्रित हुआ, उसी तरह से अनुच्छेद 200 और 201 का दुरुपयोग तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल के केस में दिए गए इस मार्गदर्शिका से नियंत्रित होगा, इसकी कामना की जा सकती है और इससे संघवाद मजबूत होगा। ठीक है ना। तो ये है राज्यपाल को लेकर के निर्णय और आज का मुद्दा। अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूं कि जैसे ही ये निर्णय आया था, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, तमिलनाडु की सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया। ठीक है ना। न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन, नाम मालूम होगा शायद आपको, अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन, जैसे पहले राजा मन्नार समिति नाम अगर सुने हो, तो वैसी समिति का गठन कर दिया। और उस समिति का गठन करके यह कहा है कि यह समिति जांच करे कि संघ और राज्य के बीच संबंध कैसे होना चाहिए। यह देखे कि 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची में शिक्षा जैसे विषय डाल दिए गए हैं, उनको क्या पुनः राज्य सूची में लाया जाए। इसके लिए वो समिति गठित कर दी गई है। और आपको मालूम हो शायद कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य पर आरोपित नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है हाल का। तो राष्ट्रीय नीति को आप राज्य में बलात् लागू करें, यह संविधान के अनुसार नहीं होगा। इससे संघात्मक भावना पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे इनके दायरे में आएगी। तो आज का मेरा मुद्दा बस यहीं तक था कि जो विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल का नवीनतम मुद्दा है वह क्या है। तो याद रखिएगा कि इसके तथ्य क्या हैं, दूसरा संबंधित विवाद क्या है जो 4 है, और तीसरा जो निर्णय लिया गया वह निर्णय क्या है। ठीक है ना। और ये जितना भी निर्णय है, इसमें एक और बात बता के तब जाऊंगा। श्रीलंका मॉडल को हमने लागू किया है। ये कौन सा मॉडल लागू हुआ है यहाँ पर बता ही देता हूँ। श्रीलंका मॉडल, ये जरूरत नहीं थी तो मैं नहीं बोल रहा था लेकिन बोल दिया। श्रीलंका मॉडल, श्रीलंका मॉडल को हमने लागू किया है। श्रीलंका मॉडल में होता यह है कि जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श कर सकता है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने देश में भी श्रीलंका मॉडल को लागू करते हुए यह कहा, यह तो नहीं बोलेगा कि श्रीलंका मॉडल को हम लागू कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका मॉडल का सहारा लिया और यह कहा कि जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित होगा और राष्ट्रपति को भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो कि हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है, तो अनुच्छेद 143 किसके 143 के तहत वह न्यायपालिका से परामर्श कर सकता है ना। लेकिन लंबे समय तक लंबित नहीं रखेगा। अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है तो 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर लो। ठीक है ना। लेकिन 3 महीना से ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो इसी को कौन सा मॉडल बोलते हैं, श्रीलंका मॉडल। क्या है उसमें कि राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा, न्यायपालिका से। हमारे देश में कौन सा अनुच्छेद है, 143 143। ठीक है। ये है श्रीलंका मॉडल। ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए। ठीक है ना। जितना समय था थोड़ा सा उतने में, है ना, लाभ हुआ कि मिलाते रह गया। ठीक है। तो जो हमारे नए मेहमान हैं उनको कुछ फ़ायदा हुआ, केवल बोलने के लिए नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बेबाक तरीके से बोलना है। हुआ थोड़ा बहुत फ़ायदा आप लोगों को सर, थोड़ा सा विलंब से आए लेकिन हुआ फ़ायदा कुछ। हाँ देखिए, विलंब से आए तो मैं जो बोला उसका बुरा मत मानिएगा, हाँ वैसे मान के भी अब क्या करना है, लेकिन बुरा इसलिए नहीं मानिएगा कि आप ही लोगों का नुकसान होता है। और आपके मित्र यहाँ जो भुक्तभोगी कुछ बैठे हुए हैं वो जानते हैं मैं बिना बोले चुप रह ही नहीं सकता, ये मेरी समस्या है। हाँ कोई लेट से आएगा ना
तो पता नहीं अंदर क्या क्या होने लगता है। फिर मैं बोल देता हूँ, फिर बोल देता हूँ तो देखो निश्चिंत हो जाता हूँ। नहीं बोलूंगा ना तो अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा, टॉपिक ही भूल जाऊंगा। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, है ना। हाँ, धन्यवाद बोल दो यार, कान पकड़ लिया। हाँ तो है ना, धन्यवाद भी बुलवाता हूँ देखो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कभी अगले मुकाम पे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।